मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायकाचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर क्रांति का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया है कि क्रांति कहते किसे हैं, क्रांति के कौन कौन से कारण होते हैं। साथ ही ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्रांति के कारणों के साथ साथ उनके उपायों पर भी चर्चा की है कि इनके क्या उपाय हैं, इन उपायों के द्वारा क्रांति को किस प्रकार से रोका जा सकता है, क्रांति को किस प्रकार से होने से बचा जा सकता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का तात्पर्य है कि संविधान में परिवर्तन। अरस्तु की नज़र में क्रांति वह है अगर संविधान में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि वो क्रांति मानी जाएगी। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक को दूसरे को उठाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानता है। यानी संविधान में अगर कोई भी किसी प्रकार का छोटा मोटा परिवर्तन होता है या जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करता है, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र को समाप्त किया जाता है या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र को विनाश किया जाता है, या किसी प्रकार का सरकार में कोई भी परिवर्तन होता है, वो सब क्रांति की श्रेणी में आते हैं। अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए हैं कि क्रांतियाँ 5 प्रकार की होती है। पहली होती है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए, पूरे संविधान को परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसे हम अरस्तु ने पूर्ण क्रांति कहा है। और जब इसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदला जाता है, किसका? संविधान का कोई महत्वपूर्ण भाग बदला जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में तो पूरा संविधान ही बदला जाता है, जबकि आंशिक क्रांति में कोई महत्वपूर्ण भाग बदला जाता है तो उसको आंशिक क्रांति कहा जाता है। दूसरा, रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के द्वारा या खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तु ने रक्तहीन क्रांति कहा है, जिसमें रक्त को नहीं बहा जाता और रक्तहीन आधार पर परिवर्तन किया जाता है, तो वो रक्तहीन क्रांति कहलाती है। तीसरा, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को उठाकर या उसे पदच्युत करने से होता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहेंगे। और जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अरस्तु ने अवैयक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उठाना तो व्यक्तिगत, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को न उठाकर क्रांति के उद्देश्य संविधान का परिवर्तन करना हो तो वो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाती है। चौथा, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अथवा धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं, तो हम उसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहा जाता है। यानी एक विशेष प्रकार का वर्ग किसी विशेष वर्ग के प्रति क्रांति करते हैं, उपद्रव करते हैं, तो वो वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाती है। पांचवा, वाग्वीरों की क्रांति। कुछ करिश्माती नेतागण नारों अथवा शब्द चमत्कारों द्वारा, अपने भाषणों द्वारा, करिश्माई नेतृत्व के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए
राज्य में परिवर्तन करते हैं, तो ऐसी क्रांति को हम वाघवीरों की क्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने क्रांतियों के 5 प्रकार बताए हैं, जिसका हमने आपको बताया। अब क्रांतियों के क्या कारण हैं? अरस्तु ने क्रांतियों के 2 कारण बताए हैं। पहला तो सामान्य कारण और दूसरा विशेष कारण। सामान्य कारण कौन कौन से बताए? अरस्तु क्रांतियों का सामान्य कारण या मूल कारण विषमता को मानता है कि सामान्य क्रांति जो होती है, सामान्य जो कारण होता है वो है, उसका जो मूल कारण है वो होता है विषमता। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। क्रांतियों का मूल कारण न्याय का एकाकी दृष्टिकोण है। जनतंत्रवादी ये समझते हैं कि सब मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र है, अतः उनमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रवादियों का ये विश्वास है कि मनुष्य में धन की विषमता है, अतः अन्य बातों में विषमता होनी चाहिए। तो ये क्रांति का सामान्य कारण है, मूल कारण है, वो है विषमता। विषमता ये कि सभी व्यक्ति समानता चाहते हैं। ये संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। तो जो जनतंत्रवादी हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, इसलिए सभी लोग समान होने चाहिए। जबकि जो धनिक तंत्रवादी है वो विश्वास है कि मनुष्य में धन की विषमता होती है, इसलिए अन्य बातों में भी विषमता होनी चाहिए। तो ये सामान्य क्रांति का जो सामान्य कारण है वो है विषमता। अब आते हैं क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अरस्तु क्रांतियों के बहुत सारे विशिष्ट कारण बताते हैं, जिनमें सबसे पहला जो विशिष्ट कारण है वो ये है कि जब राज्य के शासक या शासन सत्ता से संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में भ्रष्टता या उद्दंडता आ जाती है और वे लालच में आकर व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं, तो जनता उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। अर्थात जो शासक वर्ग है उसमें विशेष प्रकार का लालच आ जाने के कारण वो संपत्ति को हड़पने की आरंभ कर देते हैं और इससे जनता में असंतोष पनपता है और वो उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। तो ये क्रांति का पहला विशिष्ट कारण है। दूसरा विशिष्ट कारण है कि जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, इसमें रिश्वत का बोलबाला हो तथा भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म उग्र रूप धारण कर ले, तब क्रांति हो सकती है। भ्रष्ट आने से कारण शासन व्यवस्था में भ्रष्ट आ जाए और भाई भतीजावाद प्रारंभ हो जाए तो भी ये कारण क्रांति का विशिष्ट कारण होता है। तीसरा, जब शासक अयोग्य हो और शासन की भागीदारी में योग्य लोगों को स्थान न हो तो क्रांति की भूमिका बनती है। यानी योग्य शासकों को शासन में शामिल नहीं किया जाए, योग्य लोगों को उनकी भागीदारी नगण्य हो और अयोग्य लोगों के द्वारा शासन किया जाए तो क्रांति के पूरे चांसेस होते हैं। चौथा कारण, समाज का 2 वर्गों धनवान और निर्धन में बंटना भी क्रांति का एक कारण हो सकता है। जो मध्यम वर्ग है, जो समाज में संतुलित अवस्था में रहता है, के अभाव में निर्धन वर्ग द्वारा क्रांति की संभावना हो सकती है। तो मध्यम वर्ग के द्वारा क्रांति को रोका जा सकता है। धनवान और निर्धनों में जो खाई होती है, बहुत बड़ी खाई होती है और वो खाई के कारण दोनों में क्रांति की संभावना बनी रहती है। 5वां कारण, जिस समाज में आर्थिक असंतुलन अर्थात अमीर और गरीब के बीच भारी खाई हो तो क्रांति का होना स्वाभाविक है, क्योंकि गरीबों के बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो धनवानों से ईर्ष्या करने लगते हैं और इसी कारण क्रांति का उद्भव हो सकता है। 6ठा कारण, किसी राज्य में विदेशी बहुत संख्या में हो, बहुसंख्यक हो आ जाए और वहाँ के नागरिकों को चुनौती मिलती है और इस प्रकार 2 संस्कृतियों की जो टकरार होती है उसके कारण भी क्रांति को जन्म होता है। यानी विदेशी बहुत संख्या में आकर और देश के लोगों को चुनौती देने लग जाए तो 2 संस्कृतियों का टकराव हो जाता है, उसके कारण भी क्रांति संभव है। 7वां कारण, जब शासक किसी को अनुचित रूप से बिना योग्यता या कारण के सम्मानित या अपमानित करते हैं तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। यानी शासक वर्ग क्या करता है, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी कारण के सम्मानित या अपमानित करते हैं तो जनता इससे क्या हो जाती है, रुष्ट हो जाती है और क्रांति का बिगुल
बजा देती है। 8वां कारण है भय 2 प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति के लिए बाधित करता है। भय भी एक बहुत बड़ा कारण है क्रांति का। प्रथम, अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय होता है। जो व्यक्ति अपराधी होते हैं उनमें दंड का भय बना रहता है, इससे बचने के लिए वे विद्रोह कर देते हैं। और द्वितीय, कुछ व्यक्तियों को ये डर होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, इसके प्रतिकार के लिए वे विद्रोह कर बैठते हैं। तो भय भी एक क्रांति का कारण है। जो अपराध करने वाले हैं वो भी विद्रोह के लिए अगर प्रेरित रहते हैं, और जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो भी क्रांति के लिए एक तरह से विद्रोह कर बैठते हैं। 9वां कारण, जनतंत्र में विद्रोह तब होता है जब संपत्तिशाली मनुष्यों को राज्य में फैली हुई अव्यवस्था और अराजकता के कारण जनसाधारण से घृणा हो जाती है। यानी जो संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं और जो राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अराजकता होती है, इससे जनसाधारण से घृणा हो जाती है उन लोगों में, और वो क्रांति का कारण बन जाता है। 10वां, जैसे परिवार में पारिवारिक झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वैमनस्य होता है, कि कारण भी राज्य में क्रांति हो जाती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो प्राय क्रांतियाँ पारिवारिक घृणा या व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण होती है। राजतंत्र में अक्सर ये देखा जाता है, कुलीन तंत्र में देखा जाता है कि पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, पारिवारिक जो घृणा होती है, वो पारिवारिक घृणा या व्यक्तिगत जो ईर्ष्या होती है वो क्रांति का रूप धारण कर लेती है। 11वां कारण है क्रांति का कि शासक वर्ग की असावधानी होने से, इससे किसी भी समय अवसर प्राप्त होने पर वे व्यक्ति राज्य का तख्ता पलट देते हैं। अगर जो शासक वर्ग होते हैं वो सावधान नहीं हो और असावधानी पूर्वक शासन करे तो अन्य व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं, राज्य का तख्ता पलट देते हैं। 12वां कारण है अरस्तु ने क्रांति के विशिष्ट कारणों में राज्य की भौगोलिक स्थिति की भी चर्चा की है, कि भौगोलिक स्थिति भी क्रांति के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अतः राज्य की भौगोलिक स्थिति क्रांति के सहायक तत्वों में से एक है। कि राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, अगर भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है तो वो भी क्रांति का कारण बन सकती है। 13वां, अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा भी कई बार क्रांति का कारण होता है। कि जैसे समाज में और राज्य में किसी प्रकार के जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और उनके ऊपर शासक वर्ग ध्यान नहीं देता है और उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो भी वो एक क्रांति का कारण बन सकता है। तो ये भी अल्प परिवर्तन, ध्यान नहीं देना, उसकी उपेक्षा करना, ये भी क्रांति का कारण होता है। 14वां और लास्ट कारण है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी क्रांति उत्पन्न करते हैं। निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार के षड्यंत्र जो राज्य में होते हैं वो भी एक क्रांति का एक विशिष्ट कारण होता है। तो आज हमने इस वीडियो में अरस्तु की क्रांति की परिभाषा देखी, अरस्तु की क्रांति के सामान्य कारण देखे, विशिष्ट कारण हमने देखे कि किन कारण से क्रांतियाँ होती है और कौन से कारण क्रांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद।